छवि जी उसके पास आ बैठी। क्या बड़बड़ा रही है अकेले में खुद से? विविधा बोली। और कौन, वही विक्रम चौहान। बहुत ही ज्यादा खड़ूस इंसान है वो, और उतना ही शातिर भी। पता है आज उसने क्या किया? विविधा छवि जी को बताने लगी कि कैसे विक्रम ने कल्पना को जेल भिजवाया। छवि जी बोली, बिल्कुल सही किया उसने। ऐसी औरतों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। जो गलत कर्म किए हैं उनकी सजा तो मिलेगी ही। विविधा बोली, वो सब तो सही है, लेकिन इसके चक्कर में खुद को नुकसान पहुंचाया उसने, वो मुझे सही नहीं लगा। सच बताऊं माँ, मुझे तो तकलीफ हो रही थी उसकी चोटों को देख के। उसे कितना दर्द हो रहा होगा ना। छवि जी महसूस कर रही थी कि उनकी बेटी का विक्रम की तरफ खिंचाव बढ़ रहा है। वह कुछ पल सोचकर बोली, तुझे विक्रम पसंद है क्या? यह सुन विविधा पहले तो दंग रह गई, फिर हंसने लगी। हरगिज नहीं, मुझे तो गुस्सा आता है उसे देखकर। पता नहीं क्या समझता है खुद को। छवि जी कंफ्यूज हो गई कि आखिर क्या माने, क्या वह जो विविधा कहती है या फिर वह जो उन्हें महसूस होता है। अगले दिन सुबह ब्रजेश जी ने ललिता बुआ और मेघा को फोन कर जल्दी से घर आने को कहा, ताकि सब साथ में मंदिर जा सके। विक्रम सिटिंग एरिया में बैठा न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसी के पास बैठी आरुषि अपनी चाय पी रही थी कि दयाल काका वहां आ बैठे। उन्होंने और आरुषि ने एक दूसरे को अपना प्लान शुरू करने का इशारा किया। दयाल काका बोले, विक्रम, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत दिन हो गए हैं मुझे मंदिर गए, तो आज मैं और आरुषि बिटिया मंदिर हो आते हैं। विक्रम बोला, ठीक है। दयाल काका ने अब आरुषि को इशारा किया तो वह समझ गई कि अब उसकी बारी है। भाई, आप अकेले क्या करोगे घर में, आप भी चलो ना। विक्रम बोला, नहीं, मेरा मन नहीं है। दयाल काका बोले, बेटा, ये तो श्रद्धा की बात है। भगवान के मामले में कभी ना नहीं कहना चाहिए। विक्रम ने उन दोनों की ओर देखा जो मासूम चेहरा बनाए उसे ही देख रहे थे। ठीक है, चलेंगे। वह वापस न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। दयाल काका और आरुषि उससे नजर बचाकर खुश होकर एक दूसरे को ताली देने लगे कि तभी विक्रम ने न्यूज़पेपर साइड किया और उन्हें देख लिया। वह दोनों को शक भरी नजरों से देखने लगा। क्या खिचड़ी पक रही है आप दोनों की? दयाल काका बात संभालते हुए बोले, कुछ भी तो नहीं, हम तो खुश हो रहे हैं कि तीनों आज एक साथ मंदिर जाएंगे। सच्ची बड़ा सुकून मिलेगा वहां पर, हमें भी और तुम्हें भी। विक्रम बिना कुछ जवाब दिए न्यूज़पेपर पढ़ने लगा। विविधा और छवि जी तैयार होकर घर के बाहर आ गए। आज विविधा ने येलो कलर का अनारकली कुर्ता पहना था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। छवि जी उसे काला टीका लगाते हुए बोली, किसी की नजर ना लगे मेरी बच्ची को, कितनी प्यारी लग रही है। विविधा ने देखा कि बाऊजी का ध्यान अपने फोन पर है, तो धीरे से माँ से बोली, वह तो वैसे भी नहीं लगेगी माँ, क्योंकि मंत्रा बुआ और शुपर्णखा बहन दोनों ही हमारे साथ जो जा रही हैं। छवि जी यह सुन हंसने को हुई कि ब्रजेश जी की आवाज ने उनका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। क्या बात कर रही हो दीदी, 9 बजे का कहा तो था मैंने। अच्छा फिर ठीक है, 1 घंटे में आ जाओगी ना? हाँ, हम वही मंदिर में ही मिलेंगे। ब्रजेश जी ने फोन रख दोनों माँ बेटी को बताया कि दीदी और मेघा बाद में मंदिर में मिलेंगे। यह सुनकर दोनों माँ बेटी ने राहत की सांस ली और तीनों मंदिर के लिए निकल गए। आज उनका मंदिर के बाहर वाली खाने पीने वाली दुकानों से ही खाना खाने का प्लान था। उधर विक्रम अपने कमरे में तैयार हो रहा था कि आरुषि और काका वहां आ पहुंचे। दोनों उसे ऊपर से नीचे तक से देखने लगे। विक्रम को यह बड़ा अजीब लगा। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस तरह से मुझे क्यों देखा जा रहा है? आरुषि बोली, भाई, आप आज मेरे हिसाब से कपड़े पहनो ना। विक्रम बोला, क्यों, इसमें क्या बुराई है? आरुषि बोली, आपने 3 पीस सूट पहना है और हमें किसी बिजनेस मीटिंग के लिए नहीं, बल्कि मंदिर जाना है। विक्रम बोला, हाँ, क्योंकि मुझे ऑफिस के काम से भी जाना है, इसलिए पहना है। आरुषि थोड़ा उदास हो गई। विक्रम बोला, अच्छा ठीक है, आज तुम्हारी पसंद के कपड़े पहनूंगा, ओके?
आरुषि खुश हो गई। वैसे तो आप ब्लैक कलर में बहुत स्मार्ट लगते हो, पर आज गर्मी भी है और मंदिर भी जा रहे हैं, तो ब्लैक कलर को छोड़ देते हैं। उसने वार्डरोब से अपनी पसंद के कपड़े निकाल विक्रम को दे दिए। विक्रम बोला, आज इस तरह से मुझे क्यों ट्रीट किया जा रहा है? दयाल काका बोले, अरे कितने सवाल जवाब करते हो तुम भी। बहन कह रही है, मन है उसका तो पहन लो। विक्रम को पता था कि जब यह दोनों एक साथ होते हैं तो उसकी नहीं चलने देते हैं, और वह उस वक्त उनसे बहस करने के मूड में भी नहीं था, तो वह चुपचाप कपड़े चेंज करने चला गया। कुछ वक्त बाद वह कपड़े चेंज कर आया तो आरुषि और दयाल काका उसे देखकर इम्प्रेस हो गए। आरुषि बोली, देखा काका, मैंने कहा था ना कि भाई इन कपड़ों में बहुत स्मार्ट लगेंगे। काका बोले, हाँ तुम बिल्कुल सही थी बिटिया। आरुषि ने विक्रम के सारे परफ्यूम चेक किए और उसे जो सबसे अच्छा लगा वह विक्रम को दे दिया। विक्रम ने कुछ नहीं कहा। जैसा जैसा आरुषि कहती रही विक्रम करता गया। विक्रम जब पूरी तरह तैयार हो गया तो काका ने खुश होकर एकदम से सीटी मारी। विक्रम और आरुषि हैरान होकर उन्हें देखने लगे। आरुषि बोली, काका आपको सीटी मारनी आती है क्या? काका बोले, हाँ मुझे सीटी मारनी आती है, और तुम्हें पता है कि मुझे सीटी मारना किसने सिखाया? इतना सुनते ही विक्रम इधर उधर देखने लगा। आरुषि बोली, किसने? दयाल काका ने विक्रम की ओर इशारा किया। इसने। आरुषि और भी ज्यादा हैरान हो विक्रम को देखने लगी। विक्रम सफाई देने लगा। वो बचपन में दोस्तों ने सिखाई थी, तो मैंने घर आकर अपने दोस्त मतलब काका को सिखा दी। आरुषि बोली, आप मुझे भी सिखाओ ना कि कैसे बजाते हैं सीटी। विक्रम चौंका, तुम क्या करोगी ये सीखकर? आरुषि बोली, बस ऐसे ही मन है मेरा, प्लीज भाई मुझे भी सीखनी है। विक्रम बोला, अच्छा सिखा दूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि मुझे इस तरह क्यों तैयार किया जा रहा है, कि जैसे हम मंदिर नहीं कहीं और जा रहे हैं? आरुषि बोली, कहीं और मतलब? काका बोले, विक्रम तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हम तुम्हारे लिए लड़की देखने जा रहे हैं। विक्रम बोला, हाँ। काका और आरुषि ने विक्रम की बात हंसी में टाल दी और उसे खींचकर जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतारने लगे। विक्रम बोला, काका सुबह से कॉफी ही पी है, भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना। दयाल काका बोले, नहीं आज तो हम बाहर ही खाएंगे, मंदिर के पास ही कई खाने पीने की दुकानें हैं, तो आज वहीं धावा बोलेंगे। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी मंदिर की ओर चल पड़ी। ब्रजेश जी अपनी बीवी और बेटी के साथ मंदिर पहुंच चुके थे। सीढ़ियों से होते हुए वो दर्शन करने अंदर चले गए। कुछ ही समय बाद दयाल काका, विक्रम और आरुषि भी मंदिर पहुंच चुके थे। दयाल काका गाड़ी से निकलकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगे कि विक्रम उनके पीछे आया और बोला, क्या बात है काका, आप इधर उधर क्या देख रहे हैं, किसी को ढूंढ रहे हैं क्या? दयाल काका सोचने लगे कि इसे कैसे बताऊं कि मैं विविधा बिटिया को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं वो अभी तक आए हैं या नहीं। विक्रम बोला, काका मैं आपसे बात कर रहा हूँ। काका बोले, नहीं कुछ नहीं, काफी दिनों बाद आना हुआ है तो देख रहा हूँ कि सब कुछ पहले जैसा ही है ना, कहीं कुछ बदला तो नहीं। विक्रम बोला, मुश्किल से 1.5 महीने ही हुए होंगे आपको मंदिर आए हुए, लेकिन बर्ताव ऐसा कर रहे हैं आप कि पता नहीं कितने सालों में आए हो। इन 1.5-2 महीनों में भला क्या कुछ बदल जाएगा? दयाल काका बोले, बदलने वाले तो पल भर में बदल जाते हैं बेटा। आरुषि बोली, आप लोग भी कहाँ फालतू की बातों में लग गए, चलिए मंदिर के अंदर, या आपस में ही लड़ते रहेंगे। सच्ची इतना तो पति पत्नी भी आपस में नहीं लड़ते होंगे जितना आप दोनों का झगड़ा चालू रहता है। दयाल काका बोले, रुको पहले पूजा की थाली तो ले लें। विक्रम बोला, मैं यहीं खड़ा हूँ, आप ले आइए थाली। दयाल काका मुंह बनाते हुए बोले, तुम तो बस यहाँ तक आ गए, वही बहुत बड़ा एहसान है हम पर। विक्रम बोला, जैसा आपको सही लगे।
काका आरुषि को लेकर पास ही में मौजूद पूजा के सामान वाली दुकान पर चले गए और विक्रम सीढ़ियों की तरफ खड़ा हो फोन चेक करने लगा। मंदिर के अंदर छवि जी को याद आया कि उनकी पूजा की थाली में माता की चुनरी ही नहीं है। उन्होंने विविधा से कहा, बेटा जल्दी से जाकर माता की चुनरी ले आओ, उसके बिना कैसे काम चलेगा, यह तो उनकी प्रिय चीजों में से एक है। विविधा मंदिर से बाहर की ओर चल दी। जब वह सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी तो उसने एक और विक्रम को खड़े देखा जो अपने फोन में बिजी था। विविधा विक्रम को देखती ही रह गई। विक्रम व्हाइट शर्ट जिसकी स्लीव्स कोहनी तक फोल्ड की गई थी, डेनिम की ब्लू जीन्स और ब्लैक सनग्लासेस में काफी स्मार्ट लग रहा था। उसने अपने बालों को हर रोज की तरह हेयर जेल से सेट किया हुआ था। विविधा अब होश में आई। वह हैरान सी सोचने लगी कि यह महिषासुर यहाँ क्या कर रहा है। ये तो खुद ही माता के मंदिर में आ गया। अगर माता की नजर इस पर पड़ गई तो कहीं आज इसका संहार न कर दे। मंदिर आती जाती लड़कियों की नजरें बार बार विक्रम पर पड़ रही थी। विविधा को यह अच्छा नहीं लग रहा था। ये यहाँ पूजा करने आया है या दूसरों की पूजा में विघ्न डालने आया है। वह तो अच्छा है कि मेघा दीदी यहाँ नहीं है, वरना वह तो इसे यहाँ से जाने ही नहीं देती। इतना स्मार्ट बनकर आने की क्या जरूरत थी वैसे इसे? ज्यादा ही रुआब में आ रहा है महिषासुर। विविधा ने इधर उधर देखा कि विक्रम अकेला ही है या काका और आरुषि साथ हैं। उसे जब वो दोनों कहीं नजर नहीं आए तो सोचने लगे कि कहीं विक्रम उसका पीछा तो नहीं कर रहा। लेकिन भला वो क्यों पीछा करेगा? मैं भी ना कुछ ज्यादा ही दिमाग चलाती हूँ। आया है तो आया है, मुझे क्या लेना देना। विविधा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसने विक्रम को ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे पता ही नहीं हो कि विक्रम वहाँ मौजूद है। विक्रम की नजर जैसे ही विविधा पर पड़ी तो उसने एक बार उसे सरसरी निगाहों से देखा। येलो कलर की कुर्ती में वह काफी अच्छी लग रही थी। विक्रम ने जब विविधा को खुद को इग्नोर करते जाते देखा तो सोच में पड़ गया कि इसने मुझे देखा नहीं या इग्नोर कर रही है। अगले ही पल उसके दिमाग में आए ख्याल से विक्रम चौंक उठा। कहीं दयाल काका को पता तो नहीं था कि यह आज मंदिर आने वाली है और इसीलिए मुझे जानबूझकर यहाँ लाए हों। तभी मुझे आज अपने हिसाब से तैयार किया जा रहा था। यह दयाल काका खुद भी ऐसे हैं और साथ में मेरी बहन को भी बिगाड़ देंगे। अभी लौट कर आने दो उन्हें, अच्छी खबर लूंगा उनकी। सड़क पर एक ओर लगी दुकानों पर माता की चुनरी देखती विविधा की नजर कुछ दूरी पर पूजा की थाली लेते काका और आरुषि पर पड़ी तो वह खुश होकर उनके पास पहुंच गई। काका, आरुषि, आप भी आए हो? मुझे तो लगा था कि वह अकड़ की दुकान अकेला ही अपना बोझ ढोते हुए आया है यहाँ। दयाल काका और आरुषि ने राहत की सांस ली कि कम से कम विविधा ने विक्रम को देख तो लिया। विविधा उनसे बातें करने में मशगूल हो गई। छवि जी ने जब देखा कि विविधा को काफी वक्त हो गया है तो ब्रजेश जी को वहीं रुकने का बोलकर मंदिर के बाहर की तरफ चल पड़ी। उन्होंने जब एक और विक्रम को खड़ा देखा तो गौर करने लगी कि ये विक्रम ही है ना। कुछ देर तक ध्यान देने के बाद छवि जी को यकीन हो गया कि यह विक्रम ही है। वह बार बार अपनी कलाई में बांधी घड़ी को देखता और बड़बड़ाने लगता, पता नहीं कहाँ रह गए काका, इतना टाइम लगता है क्या पूजा की थाली लेने में? जरूर उस सूरजमुखी के फूल ने रास्ता रोक लिया होगा। हर वक्त चपड़ चपड़ करवा लो उससे। छवि जी दूर से ही विक्रम को देख मुस्कुराने लगी। दिखने में तो काफी अच्छा है। विविधा की बातों के हिसाब से भी देखा जाए तो चरित्र का भी अच्छा है। बस थोड़ा खड़ूस है लड़का, लेकिन जब किसी में इतनी अच्छाई हो तो एक दो कमी इग्नोर भी कर दी जाती है। लेकिन मैं तो विविधा के कहे मुताबिक इसे परखती आई हूँ आज तक। खुद के हिसाब से भी तो देखना चाहिए ना कि कैसा लड़का है। मेरी विविधा को पसंद जो आ गया है, और वो भी ऐसे कि खुद उसे ही नहीं पता। अपनी बच्ची के भविष्य का भी तो देखना है। क्या करूं? इससे बात करूं क्या? छवि जी खुद को रोक नहीं पाई और विक्रम के पास आ खड़ी हुई। कैसे हो बेटा? विक्रम उन्हें देख सोच में पड़ गया कि अब यह कौन है। उसने छवि जी के चेहरे पर गौर किया तो समझ गया कि हो ना हो यह विविधा की माँ है, क्योंकि विविधा का चेहरा इनसे काफी मिलता जुलता है। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आया। वह सोचने लगा कि कल जैसे विविधा ने नाटक कर मुझे डांट पड़वाई और हर रोज जो तंग करती है, आज उसका हिसाब लूंगा।
विक्रम आगे बढ़ा और उनके पैर छू लिए। छवि जी सोचने लगी कि लड़का संस्कारी भी है। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया, हमेशा खुश रहो। पहचानते हो मुझे कि कौन हूं मैं? विक्रम मुस्कुरा दिया, जी, आप विविधा की माँ हैं। छवि जी चौंकी, लेकिन तुम्हें कैसे पता? हम तो पहली बार मिल रहे हैं ना? विक्रम बोला, हाँ, लेकिन विविधा का चेहरा आपसे काफी मिलता है, मैं पहचान गया। छवि जी मुस्कुरा दी कि इसका मतलब लड़का होशियार भी है। मैंने सुना है कि मेरी विविधा से आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती। विक्रम बोला, यह जरूर आपने विविधा से ही सुना होगा। छवि जी ने हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम बोला, बुरा मत मानिएगा आंटी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी बेटी आपके मुझे दिए गए आशीर्वाद को कभी फलीभूत होने देगी। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं खड़ूस हूँ, लेकिन वह भी कम नहीं है। मुझसे बहस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। तलवार लेकर घूमती है आपकी बेटी मेरे पीछे, और कभी मैं प्यार से पेश आने की कोशिश करता हूँ तो भी लड़ झगड़ पड़ती है। आपको पता है कल उसने क्या किया? आपको कैसे पता होगा? अपनी कारस्तानी थोड़ी बताएगी वो। कल सबके सामने रोने का झूठा नाटक किया और मुझे काका आरुषि से बिना वजह डांट पड़वा दी। छवि जी दंग रह गई। ऐसा किया उसने? मैं उसको आज अच्छे से डांट लगा दूंगी। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। विक्रम काफी मासूमियत के साथ छवि जी से पेश आ रहा था। वही तो मैं भी कह रहा हूँ। भला अच्छा लगता है क्या ये सब? आप ही बताइए। छवि जी बोली, बिल्कुल। अच्छा बेटा, क्या तुम अक्सर मंदिर आते हो? विक्रम बोला, नहीं आंटी, वह तो काका ने कहा इसलिए आ गया, वरना मेरा तो कभी कभी ही आना हो पाता है। काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। छवि जी बोली, तुम्हारी चोटें कैसी हैं अब? विविधा बता रही थी मुझे कि काफी लगी है तुम्हें। विक्रम बोला, मैं ठीक हूँ आंटी। कुछ दूरी से आते दयाल काका, आरुषि और विविधा उन दोनों को आपस में बातें करते देख रुक गए। दयाल काका बोले, यह किससे बातें कर रहा है? कौन है ये बहन जी? विविधा विक्रम को गुस्से से खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। वो मेरी माँ है। इस ड्रैकुला को क्या सिर्फ मेरी माँ ही मिली थी बातें करने के लिए? जरूर कुछ उल्टी सीधी पट्टी पढ़ा रहा होगा उनको। विविधा गुस्से से तिलमिलाती हुई उनकी तरफ चल पड़ी। दयाल काका आरुषि की तरफ देखे। ओ, तो अपनी सासू माँ से बातें कर रहा है। पहले तो यहाँ आने में कितने नखरे दिखा रहा था, और अब देखो कैसे बातों में ही डूब गया है अपना विक्रम। सही है, ससुराल वाले हैं, तवज्जो तो देनी ही पड़ेगी। काका और आरुषि हंसने लगे। विक्रम ने विविधा को आते देख लिया था। वह मन ही मन मुस्कुराने लगा कि तुम यहाँ आओ तो सही, देखो कैसे हिसाब बराबर करता हूँ कल का। आरुषि बोलती है, चलिए काका, हम भी चलते हैं आंटी से मिलने। दयाल काका बोलते हैं, नहीं, अगर कहीं ब्रजेश जी भी आ गए तो मुझे देखकर कहीं उनको शक ना हो जाए कि यह सब मेरी प्लानिंग है, क्योंकि मुझे पता था कि आज ये लोग मंदिर आने वाले हैं। ऐसे तो मेरा सारा किया धरा बेकार हो जाएगा। हम दूर से ही तमाशा देखते हैं। आरुषि बोली, ठीक है। विविधा को आते देख विक्रम छवि जी की तारीफ करने लगा। आपको पूरा भरोसा है कि वो नकचड़ी लड़की आपकी ही बेटी है? क्योंकि मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता। आप कितनी ज्यादा अच्छी हो, कितने प्यार से बात करती हो, और वो लड़की बातें तो करती ही नहीं है, सीधे लड़ाई शुरू कर देती है आंटी। आपने शायद ज्यादा लाड प्यार में बिगाड़ दिया है उसे। वैसे आपको देखकर कोई नहीं कह सकता कि आप उसकी माँ हैं। सभी आपको उसकी बहन ही बताएंगे। छवि जी यह सुनकर खुश हो गईं। आखिर कौन अपनी तारीफ सुनकर खुश नहीं होगा? उसकी इस तरह की बात सुन विविधा विक्रम के पास आ खड़ी हो गई। यह क्या उल्टी सीधी बातें सुना रहे हो मेरी माँ को? झूठ बोलते शर्म नहीं आती? विक्रम बोला, पर मैंने तो सच ही कहा है। विविधा बोली, हाँ, राजा हरिश्चंद्र के बाद एक तुम ही तो सत्यवादी अवतरित हुए हो इस धरती पर। माँ, चलिए यहाँ से। विक्रम बोला, देखा आंटी, ऐसे बात करती है मुझसे। अब आप ही बताइए कि इसके ऐसे रवैये के बाद मैं इससे कैसे अच्छे से पेश आ सकता हूँ। छवि जी ने गुस्से से विविधा को देखा और उसका कान पकड़ लिया।
यह क्या सुन रही हूँ मैं? तू आरुषि को पढ़ाने के लिए इनके घर पर जाती है या फिर इनसे लड़ने? विविधा चीखने लगी। माँ, कान में दर्द हो रहा है, छोड़िए। मैंने क्या किया है अब? और आपको क्या लगता है कि यह इंसान दूध का धुला है? आपको सारी कारस्तानी बताई तो है मैंने कि यह कितना मगरूर है, फिर भी आप इसका भरोसा कर रही हैं। अपनी बेटी पर जरा सा भी विश्वास नहीं है आपको। मैंने कभी कुछ गलत नहीं बोला इसे। छवि जी ने विविधा का कान छोड़ दिया। विक्रम बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, जो मेरे ही सामने आंटी से झूठ बोल रही हो। कल जब मैं अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था, तब तुमने जानबूझकर मुझे तेज आवाज में ताना मारा था कि तुम्हारा बस चले तो मुझे मेरे ही स्टाफ के सामने मुर्गा बना दो। आप तो समझ सकती हैं ना आंटी कि कितना एम्बैरेसिंग लगा होगा मुझे। विविधा बोली, झूठ मत बोलो, मैंने इतनी भी तेज आवाज में नहीं बोला था कि तुम्हारे क्लाइंट ने मेरी आवाज सुनी हो। विक्रम मुस्कुरा दिया। देखा आंटी, अभी तो बोल रही थी कि मैं कुछ नहीं कहती, और अब कबूल कर रही है कि कहा था। जरा पूछिए इससे कि इसने यह बात क्यों कही मुझे। विविधा बोली, माँ, वह तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मैं इससे नाराज थी। विक्रम बोला, अच्छा, और उस नाराजगी की वजह क्या थी? क्या किया था मैंने? विविधा बोली, क्योंकि इसने मुझे। बोलते हुए विविधा रुक गई और सोचने लगी कि हे भगवान, मैं ये क्या बोलने जा रही थी। वह तो अच्छा हुआ कि मैं सही मौके पर रुक गई। गुस्सा नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? शादी की बात पर भला कोई ऐसा मजाक करता है क्या? छवि जी ने जब विविधा को चुप देखा तो समझी कि शायद इसकी ही गलती थी, तभी चुप हो गई है। विक्रम मन ही मन मुस्कुरा रहा था कि अब बोलो, बोलते क्यों बंद हो गई तुम्हारी? छवि जी विविधा को डांटने लगी। टीचर होकर खुद ऐसी शरारत करती हो? वह तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारे बाबूजी को नहीं पता तुम्हारी शैतानियां, वरना घर बैठा लेते। तुम तो इतनी समझदार लड़की हो, फिर विक्रम के साथ ही ऐसी हरकतें क्यों करती हो? विविधा बोली, अच्छा ठीक है, मान ली गलती, पर आप बाबूजी से कुछ मत कहना। छवि जी बोली, विक्रम से माफी मांगो। विक्रम हाथ बांधकर खड़ा हो गया। विविधा हिचकिचाने लगी। विक्रम बोला, जब गलती की है तो सॉरी बोलने में कैसी शर्म? कम से कम आंटी की बात का मान रखो। विविधा ने ना चाहते हुए भी विक्रम को सॉरी बोला। छवि जी बोली, अब दोबारा ऐसी गलती मत करना। विविधा ने माता की चुनरी छवि जी को थमा दी। आप मंदिर पहुंचो, मैं आती हूँ 2 मिनट में। छवि जी ने एक बार साथ खड़े विक्रम विविधा को देखा और मुस्कुराकर विविधा के हाथ से चुनरी लेकर वापस मंदिर चली गई। विक्रम और विविधा को अकेले देख दयाल काका और आरुषि एक ओर बैठ गए, क्योंकि उन्हें पता था कि ये महायुद्ध लंबा चलने वाला है। छवि जी के आंखों से ओंझल होते ही विक्रम, जो अब मासूम बनकर खड़ा था, एकदम गंभीर हो गया और बोला, आइंदा मेरे साथ चालाकी मत करना। सामने वाला मुझे जैसे ट्रीट करेगा, मैं भी उसे वैसे ही ट्रीट करूंगा। जेंटलमैन नहीं हूं मैं कि सामने वाले की सारी हरकतें सहन कर जाऊंगा। तुमने कल झूठा नाटक कर मुझे काका और आरुषि से डांट खिलवाई थी, तो आज मैंने तुम्हें आंटी से डांट पड़वा दी। अब हिसाब बराबर कर दिया। विविधा गुस्से से उसे घूरे जा रही थी। विक्रम बोला, जानता हूँ काफी स्मार्ट लग रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने तुम्हें खुद को घूरने की इजाजत दे दी है। कहीं मुझे तुम्हारी बुरी नजर न लग जाए। विविधा चिढ़ गई। अच्छा, मुझे इजाजत नहीं है, लेकिन इतनी सारी लड़कियां जो गाहे बगाहे तुम्हें देखती जा रही हैं, उन्हें परमिशन दी है तुमने? और ये सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम मेरी माँ के साथ फ्लर्ट क्यों कर रहे थे? विक्रम बोला, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? जब आंटी को कोई दिक्कत नहीं है तो? मैंने सिर्फ वही कहा जो मुझे सही लगा। लगता है तुम्हें जलन हो रही है कि मैंने तुम्हारे साथ फ्लर्ट क्यों नहीं किया। विविधा बोली, अभी इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे, और ना ही मेरी इतनी बुरी चॉइस है। विक्रम को उसकी इस बात पर गुस्सा आ गया और विविधा को भी इस बात का एहसास हो चला था। उसने सोचा कि इससे पहले ये ज्वालामुखी फटे, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए।
वरना भरी भीड़ में बेइज्जती कर देगा। और अगर गलती से भी पापा ने यह सब देख लिया तो मेरा तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। विविधा जल्दी से सीढ़ियों पर चढ़ने लगी। वह अभी 2-3 सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि जल्दबाजी में कदम लड़खड़ा गए और वह वहीं सीढ़ी पर ही गिर पड़ी। विविधा के घुटने में थोड़ी चोट लगी थी। उसने चेहरा उठाकर विक्रम की ओर इस उम्मीद में देखा कि वो उसकी मदद करने आएगा। विविधा के घुटने में थोड़ी चोट लगी थी। उसने चेहरा उठाकर विक्रम की ओर इस उम्मीद में देखा कि वो उसकी मदद करने आएगा, लेकिन विक्रम अपनी जगह से हिले बिना शांत सा उसे देखता रहा। काका और आरुषि ये देख उठ खड़े हुए और जैसे ही आगे बढ़े कि विविधा के पास ही सीढ़ियों पर बैठे एक उम्रदराज व्यक्ति आगे बढ़ के विविधा के पास पहुंचे और उसे सहारा देकर उठाया। लगी तो नहीं बेटा? विविधा बोली। नहीं। वह उन व्यक्ति को धन्यवाद दे विक्रम के पास आई। तुमने देखा था ना कि मैं गिर गई हूँ, तो फिर क्यों मेरी मदद के लिए नहीं आए? विक्रम मासूम सी शक्ल बनाकर बोला। क्यों आता, जब मुझे पता है कि तुम्हारी चॉइस इतनी भी बुरी नहीं है कि तुम मेरी मदद लो। विविधा ने अपने हाथों से विक्रम की गर्दन दबानी चाही, फिर खुद को रोक तेज आवाज में उसे महिषासुर बोल जल्दी से भाग गई और ऊपर मंदिर में चली गई। विक्रम के आसपास खड़े लोग और बच्चे उसका महिषासुर नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगे। विक्रम तिलमिलाकर रह गया। काका और आरुषि हंसते हुए विक्रम के पास आ गए। आरुषि बोली, शायद आपको स्कूल में पढ़ाया नहीं गया कि लड़ना गलत बात है। दयाल काका बोले, क्या मिलता है तुम्हें विविधा से लड़कर? बचपन से जानता हूं तुम्हें, तुम कभी किसी से ऐसे तो नहीं लड़े। विक्रम बोला, वही मिलता है मुझे जो उसे मुझसे लड़कर मिलता है, सुकून। मैं कभी लड़ाई की शुरुआत नहीं करता हूँ, और वैसे भी मैंने सीख लिया है कि सामने वाले को उसी तरह ट्रीट करो जैसा वह आपको ट्रीट करता है। काका, अगर आप चाहते हैं कि मैं विविधा को अच्छे से ट्रीट करूं, तो पहले उसे मुझसे अच्छे से पेश आना होगा। दयाल काका बोले, और वो कभी नहीं होगा। चलो मंदिर चलते हैं। विक्रम जैसे ही उन दोनों के साथ चलने को हुआ कि उसका फोन बजने लगा। आप लोग चलो, मैं कॉल अटेंड करके आता हूँ। काका और आरुषि के जाने के बाद विक्रम ने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से अजीत बोला, हेलो विक्रम, मैं अजीत बोल रहा हूँ, कल्पना का लॉयर। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग सिर्फ प्रतिलिपि FM पर। भाग 22 गया। अजीत बोला, मुझे तुमसे बात करनी थी। विक्रम बोला, सॉरी, रॉन्ग नंबर, कहकर उसने कॉल कट कर दी और एक और बैठ खुद के गुस्से को शांत करने लगा। अजीत बोला, हेलो विक्रम, हेलो। उसने अब कई बार विक्रम को कॉल किया, लेकिन विक्रम ने कॉल रिसीव नहीं की। दयाल काका और आरुषि मंदिर के अंदर पहुंचे, लेकिन विविधा और उसके पेरेंट्स पूजा कर दूसरी तरफ चले गए। विविधा का मन दयाल काका और आरुषि के पास रुकने का तो था, लेकिन वह उस विक्रम से एक बार फिर से उलझना नहीं चाहती थी। विक्रम कुछ देर बाद खुद को शांत कर मंदिर के अंदर पहुंच गया। उसके जाते ही ललिता बुआ और मेघा अच्छे से बन संवर कर मंदिर के बाहर पहुंची। मेघा बोली, ओफो मम्मी, इतनी सुबह सुबह भला मंदिर कौन आता है? ललिता बुआ बोली, वो क्या है ना महारानी साहिबा कि आपका दिन तो दोपहर 12 बजे शुरू होता है, लेकिन हम जैसे आम लोगों की 6 से 7 बजे से शुरू हो जाती है। आलसी कुड़िए, अगर तू ऐसी ही आलसी बनी रही तो तेरी शादी तो मुझे किसी रिक्शे वाले से करनी पड़ेगी, क्योंकि ना तो तेरे अंदर कोई खूबी है और ना ही तू अब तक किसी पैसे वाले लड़के को जाल में फंसा सकी है। मेघा बोली, रहने दो मम्मी, मैंने उठाया है नींद से आपको, वो भी तब जब मामा जी का फोन आया था कि हम तैयार हुए या नहीं। ललिता बुआ बोली, हाँ तो क्या हो गया, ये सब छोड़, ब्रिजेश हमारा इंतजार कर रहा होगा, तो तू जल्दी चल। दोनों अभी एक ही सीढ़ी चढ़ी थी कि पास ही के ठेले पर बनती गरम गरम जलेबियों की खुशबू से दोनों के कदम ठहर गए। मेघा मुंह में आते पानी को बाहर निकालने से रोकने की कोशिश करते हुए बोली, मम्मी बहुत भूख लग रही है, जागने के बाद तैयार होकर भागकर यहाँ आना पड़ा।
थोड़ा खा लेते हैं ना। ललिता बुआ ललचाई हुई नजरों से जलेबी वाले के ठेले को देखते हुए बोली, मन तो मेरा भी है, लेकिन अगर हमने खाया तो पैसे हमें देने पड़ेंगे। कुछ देर सब्र कर लेते हैं, फिर हम खाएंगे और पैसे ब्रजेश देगा। मेघा बोली, ओफो मम्मी, बिल्कुल ही गरीब हो क्या? भला कितने की जलेबी खा लेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा 50 रुपए की ही ना। ललिता बुआ बोली, तो 50 रुपए की कोई कीमत नहीं होती? मेघा बोली, ओफो मम्मी, 20 रुपए की ही खा लेते हैं कि लगे कुछ खाया है। ललिता बुआ कुछ सोच कर बोली, स्वाद ही चखना है तुझे तो 10 रुपए बर्बाद क्यों करना? मेरे पास एक प्लान है। ललिता बुआ ने मेघा को कुछ समझाया और दोनों माँ बेटी पहुंच गईं जलेबी के ठेले के सामने। ललिता बुआ बोली, अरे जलेबी वाले भैया, क्या भाव दी है जलेबियां? ठेले वाले भैया बोले, 100 रुपया किलो बहन जी। ललिता बुआ बोली, अच्छा 5 किलो तोल दो। ठेले वाला यह सुनकर खुश हो गया कि आज तो बड़ी अच्छी बिक्री हो रही है। वह जैसे ही जलेबियां तलने को हुआ कि मेघा बोली, ओफो मम्मी, क्या कर रही हो ये आप? पहले चख तो लो कि जलेबियां कैसी हैं। आपको याद है ना कि पिछली बार हमने जो जलेबियां ली थी कितनी ज्यादा बुरी थी? सारे मेहमानों ने कितना सुनाया था हमें। कहीं वो ठेले वाले अंकल ये ही तो नहीं? ठेले वाला जोश में आ गया, क्या बात करती हो बिटिया, मेरी जलेबियां तो बहुत स्वादिष्ट होती हैं। ललिता बुआ बोली, एक काम करो भैया कि पहले हम दोनों को थोड़ी थोड़ी जलेबी चखवा दो। जब संतुष्टि हो जाएगी तो फिर हम ले लेंगे 5 किलो, और अगर ये हमारे मेहमानों को पसंद आई फिर तो हर बार आपके यहाँ से ही जलेबियां ले जाया करेंगे। ठेले वाले ने खुश होकर दोनों को थोड़ी थोड़ी जलेबियां दे दी। मेघा बोली, क्या अंकल, इतनी सी जलेबियां? इतना तो मुंह को पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ गईं। थोड़ा ठीक से दो ना, ताकि खाकर स्वाद अच्छे से जान सके। ठेले वाले ने दोनों को थोड़ी थोड़ी जलेबियां और दे दी। दोनों ने आराम से मजे लेकर गरम गरम स्वादिष्ट जलेबियों का आनंद लिया। उसके बाद ठेले वाले को मना करते हुए बोली, सॉरी अंकल, हमें पसंद नहीं आई आपकी जलेबियां। मम्मी, किसी दूसरी दुकान पर देखते हैं। दोनों अब वहाँ से सीधे समोसे वाले दुकान पर जा पहुंचे और इसी बहाने से उससे भी एक एक समोसा हजम कर लिया। ठेले वालों को बेवकूफ बनाने पर दोनों माँ बेटी हंसने लगी। मेघा बोली, अब लग रहा है कि कुछ पेट में गया है। आज तो मजा आ गया मुफ्त का नाश्ता करके। दोनों मंदिर के अंदर पहुंची कि आधे रास्ते पर ही ब्रजेश जी, छवि जी और विविधा मिल गए। ब्रजेश जी बोले, कहाँ रह गई थी दीदी, आओ दर्शन कर लेते हैं। सभी मुख्य मंदिर के करीब आए और माता रानी के दर्शन किए। विक्रम दयाल काका पंडित जी से बात करने गए थे। विविधा इधर उधर देखते हुए सोचने लगी, लगता है तीनों घर चले गए, तभी नहीं दिख रहे हैं। दर्शन करने के बाद ब्रजेश जी अपने परिवार को लेकर मंदिर से बाहर निकल खाने वाले ठेलों की तरफ ले गए और सभी से कहा कि जिसको जो खाना है वह खा ले। छवि जी और विविधा दोनों माँ बेटी को ठूस कर खाते देख सब कुछ समझ रही थी। दोनों माँ बेटी उन तीनों को वहाँ छोड़ खुद दूसरे ठेले पर आकर खड़ी हो गईं। उधर दयाल काका, आरुषि और विक्रम भी मंदिर से बाहर आकर उन सब की ओर चल पड़े थे। मेघा की नजर जैसे ही विक्रम पर पड़ी तो दंग रह गई। वह कभी अपने बाजू में खड़े मामा जी को देखती तो कभी विक्रम को उसी ओर आते देखती। मेघा ने जब विक्रम को उसी ओर आते देखा तो डर गई और मेघा सोचने लगी कि कहीं वह मुझे यहाँ देखकर वापस से किडनी ना मांगने लग जाए। अगर ऐसा हुआ तो मामा जी सवाल जवाब करेंगे और उन्हें सब पता चल जाएगा कि मैं कैसे इस लड़के के पीछे पड़ रही थी। मेघा अपना चेहरा छुपाने लगी ताकि वह विक्रम की नजरों से बच सके। उसने बगल में खड़ी पानी पूरी खाती ललिता बुआ का ध्यान इशारे से अपनी ओर खींचना चाहा ताकि वह उसकी मदद कर सके, लेकिन ललिता बुआ का पूरा ध्यान मुफ्त की पानी पूरी खाने पर ही था। मेघा ने विक्रम को नजदीक आते देखा तो जल्दी से ललिता बुआ के आंचल से अपना मुंह छुपा एक तरफ खड़ी हो गई। आरुषि से बातें करता हुआ विक्रम उस ओर ध्यान दिए बिना ही सीधे निकल गया।
उनके पीछे आते काका ने जब ब्रजेश जी को वहाँ खड़ा पाया तो अपना मुंह छुपाते हुए दूसरी तरफ चले गए ताकि उनका उनसे आमना सामना न हो जाए। कुछ कदम आगे चलकर विक्रम ने पीछे मुड़कर काका की ओर देखा तो उन्हें गायब देखकर चौंक गया कि अभी ये कहाँ निकल गए। उसने इधर उधर देखा पर काका कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने अपनी पॉकेट से फोन निकाल काका, कहाँ रह गए आप? काका बोले, मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है तो बस वही ठीक करके अभी आता हूँ। विक्रम बोला। काका बोले, अब इसमें भला मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने थोड़े ही इनविटेशन दिया था इस गड़बड़ को कि आओ मोहतरमा, मेरे पेट में विराजमान हो, खलबली मचा दो। विक्रम बोला, अच्छा ठीक है, जल्दी आइए आप। काका बोले, ठीक है। विक्रम ने फोन रख दिया कि तभी आरुषि ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। भाई, बहुत भूख लग रही है, चलो ना कुछ खाते हैं। विक्रम को वहाँ बड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि वह पहली बार ऐसे सड़क किनारे खाने के लिए खड़ा हुआ था, वरना आज तक तो वो रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह में ही बैठकर खाना खाता रहा था। उसने सोचा था कि काका साथ होंगे तो उसे थोड़ी हेल्प मिल जाएगी उनसे और उसे इतना ज्यादा अजीब नहीं लगेगा, पर यहाँ तो काका ही गायब हो गए थे और उसे इस जगह अकेला छोड़ दिया था। ऊपर से अगर उसके किसी एम्प्लॉय ने उसे यहाँ सड़क पर खाते हुए ऐसे देख लिया तो उसकी तो रेपुटेशन ही खत्म हो जाएगी। आरुषि ने एक बार फिर उसे पुकारा, भाई चलो ना कुछ खाते हैं। विक्रम अब खुद को सहज दिखाने की कोशिश करते हुए बोला, अच्छा बताओ क्या खाओगी? आरुषि इधर उधर देखने लगी। इतने सारे फूड स्टॉल्स को देखकर वह कंफ्यूज हो गई कि क्या खाए और क्या ना खाए। वह विक्रम का हाथ पकड़ उसके साथ आगे बढ़ चली। यहाँ तो बहुत कुछ है, आप जो खाओगे वही मैं भी खा लूंगी। विक्रम सोचने लगा कि कैसे अपनी असहजता आरुषि से कहे। आरुषि सोचने लगी कि भाई कब से उसे इधर से उधर घुमा रहे हैं, कुछ खिलाएंगे भी या नहीं, पता नहीं काका भी कहाँ चले गए हैं। आरुषि यह सोच ही रही थी कि उसकी नजर कुछ दूर माँ के साथ पाव भाजी वाले स्टॉल पर खड़ी विविधा पर गई तो वो खुश हो गई। विविधा ने भी उसे देख लिया था। उसने आरुषि को अपनी तरफ आने का इशारा किया। आरुषि बोली, भाई उधर सामने चलो ना, मैम बुला रही है। विक्रम ने विविधा की ओर देखा और बोला, नहीं हम वहाँ नहीं जाएंगे। आरुषि बोली, प्लीज भाई मुझे भूख लग रही है, आप तो कुछ खिला ही नहीं रहे, मैं उनके साथ खा लूंगी। विक्रम उसे मना करने लगा। दूर खड़ी विविधा को उसकी इस हरकत पर गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ सोचा और छवि जी से विक्रम की तरफ इशारा कर बोली, देखो ना माँ, लगता है विक्रम ने मुझे माफ नहीं किया, तभी यहाँ नहीं आ रहा है। छवि जी ने पीछे मुड़कर देखा और विक्रम को आने का इशारा किया। ना चाहते हुए भी विक्रम को वहाँ जाना पड़ा क्योंकि उनके सामने तो उसने मासूम बनने का नाटक किया था ना। विक्रम मजबूर सा आरुषि को लेकर वहाँ पर आ गया। विविधा को उस पर हंसी आ रही थी। वह सोचने लगी, और करो मासूम बनने का नाटक। छवि जी आरुषि से बातें करने लगी। उन्हें वह बहुत ही प्यारी बच्ची लगी। विविधा स्टॉल वाले से बोली, भैया इनके लिए भी एक प्लेट पाव भाजी दो और हाँ तीखी भाजी देना क्योंकि इन्हें तीखा बहुत पसंद है। विक्रम गुस्से से उसे घूरने लगा क्योंकि एक तो पाव भाजी की खुशबू से उसके मुंह में पानी आ रहा था, ऊपर से ये लड़की उसके जले पर नमक नहीं सीधे मिर्च का तड़का मार रही थी। विविधा अपनी हंसी छुपा दूसरी ओर देखने लगी। स्टॉल वाला भैया विक्रम से बोला, कितनी तीखी बनाओ भाजी? विक्रम ने स्टॉल वाले को घूरा तो वो चुप हो गया। विक्रम बोला, मुझे नहीं खाना, आप एक प्लेट इस बच्ची के लिए लगा दो। चंद पलों में एक प्लेट पाव भाजी तैयार थी। वो ज्यादा गर्म थी तो विविधा खुद आरुषि को खिलाने लगी। अब विविधा और छवि जी आरुषि को अपने साथ ले बार को देखकर विक्रम सोचने लगा कि काका सही ही कहते हैं कि विविधा आरुषि का बहुत ख्याल रखेगी। लेकिन मैं क्या करूं? मैंने तो पूछा था इस लड़की को शादी के लिए, पर पहले तो पता नहीं क्यों इसे मेरा प्रपोजल मजाक लगा, फिर साफ मना कर दिया कि मुझसे शादी नहीं करेगी, और अब दोबारा तो मैं कभी नहीं पूछूंगा इससे, फिर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। विक्रम उन तीनों के पीछे चल रहा था। छवि जी ने उसे भी साथ खाने को कहा
पर विक्रम ने झूठ बोल दिया कि वह खाकर आया है, पर वो ही जानता था कि कैसे खुद को रोके था। वह दयाल काका के लौट कर आने का इंतजार करने लगा था कि कब वो आए और कब वो घर वापस जाकर कुछ खा पाए। आरुषि यह देखकर चौंकी। पर भाई, आपने कब? वह अपनी बात पूरी करती कि विक्रम ने उसे चुप रहने का इशारा कर दिया। विविधा को समझ आ गया कि जरूर कोई बात है जो विक्रम छुपा रहा है। उसने बचाकर धीरे से आरुषि के कान में फुसफुसाई। क्या बात है? तुम्हारे भाई का चेहरा ऐसे उतरा हुआ क्यों है? और तुम अभी क्या कहने वाली थी कि उसने रोक दिया तुम्हें? आरुषि बोली, भाई ने सुबह से कुछ नहीं खाया, शायद इसलिए चेहरा उतरा हुआ है। पर उन्होंने आपसे झूठ क्यों बोला, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। विविधा सोच में पड़ गई कि इसे भूख तो पक्का लग रही होगी, लेकिन फिर कुछ खा क्यों नहीं रहा। वह अब हर खाने की चीज की तारीफ करने लगी। विक्रम बेचारे के लिए खुद को रोक पाना मुश्किल हो रहा था। ललिता बुआ ने मेघा को परेशान देखा तो बोली, क्या हुआ, तू ऐसे क्यों चुप रही है? मेघा ने देखा कि ब्रजेश जी किसी से बातें करने में व्यस्त हैं, तो धीरे से बोली, ओफो मम्मी, यहाँ वह लड़का भी है जिसे मैंने इम्प्रेस करने की कोशिश की थी, लेकिन वह बदले में मुझसे मेरी किडनी मांगने लगा था। ललिता बुआ यह सुनकर नाराज हो गई। क्या? कहाँ है वह लड़का? बता तो मुझे कि किधर है वह। अभी क्लास लेती हूँ उसकी। ऐसी फटकार लगाऊंगी कि उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी। मेघा बोली, ओफो मम्मी, वो बहुत ही खड़ूस लड़का है, उल्टा आपकी बेइज्जती कर देगा। ललिता बुआ बोली, ओफो मम्मी की ओफो बेटी, भूल मत कि मेरा नाम ललिता है और अच्छे अच्छों का दिमाग ठिकाने लगाया है मैंने। मेघा बोली, आप क्यों भूल रही हो कि यहाँ मामा जी भी हैं? कहीं उस लड़के ने बखेड़ा कर दिया कि मैं ही उसे पहले से इम्प्रेस करने में लगी हुई थी, तो मेरी तो इज्जत का जनाजा निकल जाएगा और मामा जी के सामने हमारी शराफत का चोला भी उतर जाएगा। ललिता बुआ सोचते हुए बोली, बोल तो एकदम सही रही है तू, फिर क्या करें? मेघा बोली, कुछ मत करो, जल्दी से घर चलो मम्मी। ललिता बुआ बोली, अभी थोड़ी देर और खा लेने दे, तू भी पेट भर के खा ले जल्दी से। तू एक काम कर कि मेरे पल्लू से अपना चेहरा ढक ले। ब्रजेश पूछे तो कह देना कि धूप की वजह से सिर ढक लिया है। पर मम्मी, मैं बता रही हूँ तुझे कि घर जाकर शाम से पहले खाना नहीं बनाने वाली मैं। खाना है तो खा, वरना भूखी रहना शाम तक। मेघा अपना मुंह ढककर खाने लगी। ब्रजेश जी उन दोनों को ऐसे भरपेट खाते हुए देख खुश हो रहे थे। दयाल काका स्टॉल के पीछे छुपकर खड़े थे और उन लोगों के दूर जाने का इंतजार कर रहे थे। ललिता बुआ और मेघा को खाते देख काका सोचने लगे कि दोनों कब से खा रहे हैं, इनका पेट नहीं भरता क्या? वो तो गनीमत है कि बुआ का मन अब छोले भटूरे खाने का हुआ और वो ब्रजेश जी और मेघा को लेकर उसके स्टॉल की तरफ बढ़ चली। दयाल काका ने उन्हें जाते देखा तो राहत की सांस ली। वह आगे बढ़ चले और विक्रम विविधा के पास पहुंचे। वहाँ छवि जी भी थी। दयाल काका और छवि जी आपस में बातें करने लगे। विविधा आरुषि के साथ चाट खाने में व्यस्त थी। यह देखकर विक्रम ने राहत की सांस ली कि फाइनली वह वापस अपनी गाड़ी में जा सकता है। उसने आरुषि को बताया कि वह अपनी गाड़ी में बैठा है, वह और काका जल्दी से कुछ खा पीकर वापस आ जाएं। विक्रम वहां से निकल अपनी गाड़ी के पास जाकर खड़ा हुआ ही था कि उसने गाड़ी के साइड मिरर पर धूल लगी देखी तो गाड़ी से कपड़ा निकालकर उसे पोंछते हुए बड़बड़ाने लगा। सुबह ही तो ड्राइवर ने साफ की थी, लेकिन यहाँ धूल भी तो कितनी है। विक्रम को गाड़ी साफ करते ललिता बुआ ने दूर से ही देख लिया था। वह सोचने लगी कि ये ड्राइवर यहाँ है तो इसका मालिक भी यही होगा। उससे तो आज मिलकर ही रहूंगी, जरा चलकर बात तो करूं। तभी मेघा ने कुछ दूर मौजूद हक्का नूडल्स वाले की स्टॉल की तरफ इशारा किया और ललिता बुआ को जबरदस्ती अपने साथ ले गई। बुआ ने सोचा कि पहले खा ही लेती हूँ, फिर मिल लूंगी उस ड्राइवर से। विक्रम गाड़ी में अपनी ड्राइविंग सीट पर पेट पकड़कर बैठ गया। पता नहीं काका और आरुषि कब तक आएंगे। उसने पास रखी पानी की बोतल उठाई और पानी पीने लगा।
कि उसकी खिड़की पर किसी ने नॉक किया। विक्रम ने उस ओर देखा तो सामने विविधा हाथ में अच्छी तरह से पैक की हुई प्लेट के साथ मुस्कुराते हुए खड़ी थी। विक्रम ने विविधा की ओर देखा तो उसने उसे दरवाजा खोलने का इशारा किया। विक्रम ने एक पल को उसे घूरा, फिर अपनी साइड का दरवाजा खोला और बेरुखी से बोला, क्या है? विविधा बोली, यही तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि यह सब क्या है? जब भूख लगी है तो कुछ खाते क्यों नहीं? विक्रम बोला, किसने कहा कि मुझे भूख लगी है? गलतफहमी है तुम्हारी। विविधा बोली, अच्छा, मैंने तो सुना था कि तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया। क्या तुम इंसान नहीं हो जो तुम्हें भूख नहीं लगती, या फिर खाने में अपनी अकड़ी खा लेते हो? विक्रम चिड़चिड़ाहट से बोला, तुमने खा लिया ना पेट भरकर खाना? विविधा बोली, हाँ। विक्रम बोला, तो फिर मेरा दिमाग क्यों खा रही हो? जाओ यहाँ से। विविधा यह सुन हंसने लगी, तुम तो चिड़चिड़े हो रहे हो, और यह तो तभी होता है जब इंसान भूखा होता है। अब ज्यादा मुंह फुलाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खाना खा लो। तुम्हारे लिए छोले भटूरे लाई हूँ, सच्ची बड़े टेस्टी हैं। कहते हुए विविधा ने प्लेट विक्रम की तरफ बढ़ा दी, लेकिन उसने हाथ नहीं आगे बढ़ाया। विविधा ने विक्रम का मूड ठीक करने की कोशिश की। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम्हें ऐसे सड़क पर खाना बहुत अजीब लग रहा होगा, क्योंकि तुम्हें देखकर लगता ही नहीं है कि तुमने सड़क पर खड़े होकर आज से पहले कुछ खाया भी होगा। और फिर सही बात भी है, इतना बड़ा बिजनेसमैन अच्छा थोड़ी लगेगा ऐसे सरे राह कुछ खाते हुए, पर भूख लगना भी तो स्वाभाविक है ना। इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक नहीं बल्कि 2 प्लेट छोले भटूरे एक साथ ही पैक करवा कर लाई हूँ, और साथ में चटपटा अचार भी। खाकर तो देखो जरा विक्रम बाबू, अपनी अकड़ भूल उंगलियां चाटने न लग जाओ तो कहना। विक्रम ललचाई नजरों से प्लेट की ओर देखने लगा। 2 प्लेट क्यों लाई? मुझे क्या भुक्कड़ समझ रखा है अपनी तरह? विविधा बोली, बिल्कुल नहीं महिषासुर महोदय, पर जितनी तुम्हें भूख लगी है उसके हिसाब से तो 2 प्लेट ही चलेगा। विक्रम से अब और नहीं रहा गया। उसने जल्दी से विविधा के हाथ से प्लेट ले ली और उसकी खुशबू सूंघते हुए बोला, तो सीधे सीधे बोलो ना कि खाना मेरे लिए लाई हो। वैसे तो तुम सब कुछ बड़ी जल्दी समझ जाती हो, और आज इतनी लेट समझी। पता भी है कुछ, मैं कब से इंतजार कर रहा था तुम्हारा कि कुछ इंतजाम करेगी मेरे खाने का। विविधा चौंकी, क्या मतलब तुम्हें पता था कि मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी? विक्रम बोला, हाँ, जब तुम्हें मेरा पता है तो क्या मुझे तुम्हारा नहीं पता होगा? विविधा मुस्कुरा दी, हाँ ये बात भी है, तुम सीधे सीधे भी तो बोल सकते थे ना। विक्रम बोला, नहीं, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ। उसने फटाफट से पैकिंग हटाई और जैसे ही पहला निवाला हाथ में लेकर खाने को हुआ कि रुक गया और शक भरी नजरों से विविधा को देखने लगा। विविधा बोली, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? विक्रम बोला, तुम इसमें ज्यादा मिर्ची डालकर तो नहीं लाई हो ना? यह सुनकर विविधा हंसने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी उस वक्त, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। विक्रम बोला, मुझे भरोसा नहीं। विविधा अब नाराज हो गई, अगर भरोसा नहीं है तो लाओ, मैं प्लेट वापस ले जाती हूँ। विक्रम बोला, रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक निवाला पहले तुम खाकर दिखाओ, अगर तुम्हें मिर्ची नहीं लगी तो मैं खा लूंगा। विविधा गुस्से से उसे घूरने लगी। विक्रम कुछ समझ पाता कि विविधा ने विक्रम का हाथ पकड़ अपनी तरफ कर उसमें पकड़ा हुआ निवाला खुद खा लिया। विक्रम हैरान सा उसे देखता रह गया। वह मेरा था। विविधा बोली, तो क्या करूं? तुम्हें सबूत भी तो देना था ना, और ज्यादा चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक ही निवाला खाया है, पूरी प्लेट तो तुम्हारी है। विक्रम अब अपना खाना खाने लगा। विविधा बड़े प्यार से उसे देख रही थी। विक्रम को विविधा की नजरें खुद पर महसूस हो रही थी। वह सोचने लगा, अब ये ऐसे क्यों देख रही है, अच्छे से खा भी नहीं पा रहा। विक्रम ने विविधा की ओर देखा, अब मेरा मुंह ही देखती रहोगी और जाकर एक बोतल पानी भी लाओगी? विविधा बोली, तुम्हारे पास है तो सही बोतल। विक्रम ने उसे खाली पानी की बोतल दिखाई। अब क्या हवा पीऊंगा? विविधा पैर पटकते हुए वहां से चली गई। विक्रम ने अपने साइड में रखी हुई पानी की एक नई बोतल को देखा और विविधा को बड़बड़ाते हुए जाते देख मुस्कुरा दिया। अच्छा हुआ चली गई, अब आराम से खाऊंगा।
विक्रम अब जल्दी से खाना खाने लगा। छोले भटूरे वाकई टेस्टी थे। वह खाने में इतना मगन हो गया कि अपनी उंगलियां चाटने लगा। इतने में वहाँ विविधा आ गई। उसने जब विक्रम को उंगलियां चाटते देखा तो हंसने लगी। मैंने कहा था ना कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। विक्रम रंगे हाथ पकड़े जाने पर झेप गया। विविधा ने देखा कि विक्रम अपना खाना खत्म कर चुका है। बड़ी जल्दी खाना खत्म किया तुमने? विक्रम बोला, तो खाने के लिए ही तो लाई थी ना, खत्म तो होगा ही। उसने अपने हाथ साफ किए और पानी पीने लगा। दूर खड़े काका और छवि जी की नजर उन पर पड़ी तो उन्हें देखने लगे। काका बोले, दोनों एक साथ कितने अच्छे लगते हैं ना बहन जी। छवि जी मुस्कुराते हुए दोनों को देखने लगी। हाँ, सही कह रहे हैं। विविधा ने विक्रम की खाली प्लेट ली और उसे वापस दुकान वाले को देने वहां से जाने को हुई कि विक्रम गाड़ी से बाहर निकला। सुनो, विविधा रुककर उसे देखने लगी। विक्रम उसके पास आया। थैंक्स, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी थी। विविधा बोली, इट्स ओके। दोनों एक दूसरे को देख मुस्कुरा गए। कुछ वक्त वो इधर उधर देखते रहे और इंतजार करने लगे कि सामने वाला कुछ बोले, पर किसी ने कुछ नहीं बोला। दूर आ खड़ी हुई फोन पर अपनी दोस्त से बात करती मेघा की नजर उन पर पड़ी तो वह दंग रह गई। उसने विक्रम को मुस्कुराते देखा और भी ज्यादा हैरान थी। मुझे तो इस लड़के ने आज तक एक भी बात ढंग से नहीं की है और इस लड़की के साथ कितना मुस्कुरा रहा है। कहीं विविधा इसे अपनी किडनी देने के लिए राजी तो नहीं हो गई, या फिर इस लड़के ने मुझे बेवकूफ बनाया। मम्मी तो कह रही थी कि विविधा को किसी ड्राइवर के साथ देखा था, लेकिन यह तो पैसे वाला है। इसका मतलब यह लड़की अपनी मासूम शक्ल का फायदा उठाकर दो दो लड़कों के साथ अफेयर चला रही है। यह तो बड़ी चालू निकली। इतने पैसे वाले को अपने झांसे में फंसा लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जो मुझे नहीं मिला वह इसे भी नहीं मिलेगा। वह गुस्से में वहां से चली गई। दयाल काका और आरुषि को विक्रम ने चलने का इशारा किया। दोनों आगे बढ़ विक्रम के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। विविधा विक्रम को तब तक देखती रही जब तक कि वह उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। विक्रम की नजरों के सामने भी बार बार विविधा का मुस्कुराता हुआ चेहरा घूम रहा था। घर पहुंचकर काका लंच की तैयारी में लग गए। फिर रात का डिनर भी तो तैयार करना था। आखिर होने वाले समधी जी जो आ रहे थे। आरुषि अपने कमरे में जाकर खेलने लगी तो विक्रम गार्डन में बैठकर अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। मेघा ने घर लौटकर ललिता बुआ को बताया कि उसने विविधा को उसी पैसे वाले लड़के से मुस्कुराते हुए बातें करते हुए देखा है जिससे वह शादी करना चाहती थी। ललिता बुआ चौंक गई। क्या ये सच है? मेघा बोली, हाँ, ये लड़की तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली माँ। बताओ, जो काम मैं नहीं कर सकी वह इसने कर दिखाया। उस खड़ूस को भी देखो कैसे मुस्कुरा रहा था उससे, और वहाँ कैफे में मुझसे किडनी मांग रहा था। लगता है विविधा उस पैसे वाले से शादी कर लेगी और हम बस उसके सामने भीख ही मांगते रह जाएंगे। ललिता बुआ बोली, हरगिज नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं इस लड़की की शादी या तो उस ड्राइवर से करवाऊंगी या फिर अपने लाए रिश्तों में से किसी एक से, ताकि मुझे कुछ कमीशन मिल सके। विक्रम काम में बिजी था कि उसके पास गार्ड आया और एक विजिटिंग कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये आपसे मिलने का बोल रहे हैं, बाहर दरवाजे पर है। विक्रम ने कार्ड पर अजीत का नाम पढ़ा और घर के दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ खड़ा अजीत उसे देख मुस्कुरा दिया। विक्रम समझ गया कि ये वही फोन वाले अजीत हैं। उसने गार्ड की ओर देखा। भेज दो। कुछ ही पलों में अजीत विक्रम के सामने आ खड़े हुए। हेलो विक्रम, कैसे हो? उन्होंने अपना हाथ विक्रम की ओर बढ़ाया, पर विक्रम ने एक बार उसके हाथ की तरफ देख अपनी नजर वापस लैपटॉप पर कर ली। अजीत उसका इशारा समझ गए और अपने हाथ को पीछे खींच लिया। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम हाथ नहीं मिलाना चाहते हो तो यही सही है। वैसे यह तुम्हारा रवैया ठीक भी है। विक्रम बोला, सीधे मुद्दे पर आओ। और आपको इतनी भी क्या हमदर्दी है उस औरत से जो यहाँ तक चले आए, ये जानते हुए भी कि मैं आपको इग्नोर कर रहा हूँ? अजीत बोला, दोस्त कह सकते हो मुझे उसका। देखो, मैं तो बस इतना कहने आया हूँ कि अपना केस वापस ले लो।
तुम्हें भी पता है कि ऐसे केसेस में बेल आसानी से नहीं मिलती। विक्रम बोला, यही तो मैं चाहता हूँ कि वो औरत जिंदगी भर जेल में सड़े। अजीत बोला, याद रखो कि कल्पना उसी आरुषि की माँ है। विक्रम गुस्से से बोला, कौन माँ? किसकी माँ? जिस औरत की दुहाई आप दे रहे हैं उसने खुद अपनी बेटी को डराया धमकाया और अपने साथ करने पर मजबूर करना चाहा, जबकि वह कई साल पहले खुद ही उसे छोड़कर यहाँ से चली गई थी। मेरी जिंदगी बर्बाद कर उसका पेट नहीं भरा तो अपनी ही बेटी की बर्बादी का कारण बनने चली है। भगवान न करे कल को वह मासूम बच्ची डरकर कुछ गलत कदम उठा लेती तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता? अजीत मुस्कुरा दिया। बहुत प्यार करते हो आरुषि से। सोचा है कभी कि जब उसे पता चलेगा कि उसके भाई ने उसकी माँ को इस तरह झूठे केस में फंसाया और जेल में डलवा दिया तो उस पर क्या बीतेगी? विक्रम बोला, मुझे पूरा भरोसा है कि वह मेरे फैसले को समझेगी। मैंने जो भी किया है उसकी भलाई के लिए किया है। अजीत बोला, ऐसा तो आरुषि भी कह सकती है कि तुम भाई हो तो तुम्हें उसको समझना चाहिए कि माँ आखिरकार माँ ही होती है। अगर तुम भी गलत का सहारा लोगे तो फिर तुम में और कल्पना में अंतर क्या रहेगा? मैं कोशिश करूंगा कल्पना को समझाने की कि वह तुमसे और आरुषि से दूर हो जाए। तुम बस केस वापस ले लो। विक्रम बोला, हरगिज नहीं, मैं उसे उसके किए की सजा दिलाए बिना सुकून से नहीं बैठूंगा। अजीत ने काफी कोशिश की लेकिन विक्रम अपनी जिद पर अड़ा रहा। आखिरकार अजीत वहां से चला गया। विक्रम लैपटॉप ले वहां से अंदर जाने को मुड़ा तो एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हुई आरुषि दिखाई दी। उसे देखकर साफ पता चल रहा था कि उसने विक्रम और अजीत की सारी बातें सुन ली हैं। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का